अच्छा जी, चौथे कॉन्सेप्ट पे आ जाओ। अब चौथा कॉन्सेप्ट इक्वल वेक्टर का है। यार वेक्टर के अगर मैं बोलूँ ना कि मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कौन सा है, वो आपका इक्वल वेक्टर का होता है। उसके बाद एक और है, वो पैरेलल वेक्टर्स का होता है, पैरेलल एंड कोलिनियर का। लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। एक वेक्टर को हम इक्वल कब बोलते हैं? एक वेक्टर के इक्वल होने की दो कंडीशंस होती हैं। एक ये कि दो लाइनें आपस में पैरेलल हो, ठीक है, और इक्वल हो। अगर तो दो लाइनें आपस में पैरेलल एंड इक्वल हैं, तो हम बोलते हैं कि हमारा इक्वल वेक्टर है। अब नाम जब अगर हम पहली दफा सुने इक्वल वेक्टर, तो हमें लगता है कि सिर्फ लाइनें इक्वल होगी, लेकिन ये लाइनें इक्वल होना काफी नहीं है। हमारी लाइनें भी इक्वल होनी चाहिए और पैरेलल भी होनी चाहिए, तो आपका इक्वल वेक्टर की कंडीशन लगती है। अब इसके एग्जांपल देखो, हम तीन शेप से समझेंगे। सबसे पहला शेप है हमारे पास रेक्टेंगल का, ठीक है। रेक्टेंगल में एक हमें पॉइंट दिया हुआ है यहां से लेके यहां तक का, ठीक है, और ये कितना है 4b। अब रेक्टेंगल में क्या होता है, ऑपोजिट लेंथ्स इक्वल होती हैं। यानी अगर यहां से लेके यहां तक जो भी लेंथ है, ठीक है, वो यहां से लेके यहां तक भी होगी, इक्वल होगी। ये बात हमें पता है, हम इसको डिनाई नहीं कर सकते, फैक्ट्स है। और मुझे बताओ, इक्वल तो है ये साथ में, क्या ये पैरेलल है? तो ये पैरेलल भी है। तो हम क्या बोलेंगे कि यहां से लेके यहां तक का जो सीन है ना, वो इधर से इधर का भी हो जाएगा, ये भी आपका 4b हो जाएगा। एरो की भी सेम डायरेक्शन में लगेगी, नंबर भी सेम आएगा। इसी तरह एक और देखो, ये आपका यहाँ से लेके यहाँ तक 8b है। हमें पता है इधर से लेके इधर तक का भी सेम ही होगा। और हमें पता है कि ये लाइनें आपस में क्या होती हैं, ये लाइनें आपस में पैरेलल होती हैं। तो ऊपर भी आपका क्या बन जाएगा, ऊपर भी आपका 8b बन जाएगा। ये बड़ी मशहूर एग्जांपल है, ठीक है। आगे आ जाओ, पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में हमें पता है कि जो हमारी ये ऑपोजिट लेंथ्स होती हैं, ये इक्वल होती हैं। यानी ये और ये, और फिर ये और ये इक्वल होंगी। और साथ में क्या होती हैं, पैरेलल। यानी ये लाइन इसके पैरेलल होगी, और ये लाइन इसके पैरेलल होगी। तो अगर यहाँ से लेके यहाँ तक का 5b है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का भी कितना होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक का भी 5b होगा। सेम एरो लगाया है, सेम नंबर लगाया है। इसी तरह अगर यहाँ से लेके यहाँ तक का 8b है, तो ऊपर से यहाँ से लेके यहाँ तक का भी कितना होगा, यहाँ से लेके यहाँ का भी 8b होगा। एरो की भी सेम है, नंबर भी सेम, ये दो चीजें लाजमी सेम होंगी, ठीक है। अब आखिरी एग्जांपल पे आ जाओ, इक्विलेटरल ट्रायंगल। यार इक्विलेटरल ट्रायंगल में हमें ये बात पता है कि जो लेंथ यहाँ से लेके यहाँ तक की है, वो लेंथ यहाँ से लेके यहाँ तक की भी होगी, और वो लेंथ यहाँ से लेके यहाँ तक की भी होगी। ये बात तो हमें पता है कि तीनों लेंथ इक्वल है। लेकिन क्या ये तीनों लेंथ में से कोई एक भी पेयर पैरेलल का है? कि हमें ये तो पता है कि ये तीनों लाइनें जो हैं, ये इक्वल है। लेकिन मसला ये पैरेलल नहीं है। तो अगर मैं यहाँ पे ये बात बोल दूं ना कि ये लेंथ आपकी एक्स है, और एरो की ये लगा दूं, या मैं बोल दूं ये वाली लेंथ एक्स है, एरो की ये या ये लगा दूं, तो ये सब चीजें गलत है। वजह क्या है, हमारी दो कंडीशंस ट्रू होनी चाहिए। वो ये कि आपकी दो लाइनें आपस में पैरेलल भी हों और इक्वल भी हों। अगर तो ये नहीं है, तो मतलब हमारा काम ये खराब है। और जो भी हमने यहाँ पे ये एक्स और एरो की इस तरह की बनाई है, और एक्स जो एरो की इस तरह की बनाई है, ये सब गलत है। ये चीज हम नहीं कर सकते। इक्वल लाजमी है, ठीक है, लेकिन हम एरो की अपनी मर्जी से नहीं लगा सकते, ठीक है। अब देखो, ये कॉन्सेप्ट ना आपका रेशो के साथ मिलके आता है। इक्वल वेक्टर का जो कॉन्सेप्ट है, ये रेशो के साथ मिलके आता है, चैप्टर 2 जो हमने पढ़ा हुआ है। अब रेशो ना असल में वेक्टर के साथ जब मिलके आ जाए तो बच्चे परेशान हो जाते हैं। असल में वेक्टर में मसले इस वजह से होते हैं क्योंकि रेशो मिले हुए होते हैं। तो उसको ना हम थोड़ा सा देखते हैं कि करना क्या है। देखो, लेंथ को ना डिफरेंट हिस्सों में डिवाइड करना है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे हमारे पास पहला वेक्टर है ए। वे मिट क्यों गया, ए, और ये बी है। हमारा बेसिकली वेक्टर जो है ए से बी जाने का है। और एम क्या कह रहा है, एम इज मिड पॉइंट। अब फॉर एग्जाम्पल, मैं तुम लोग को एक लेंथ दे दूं कि ए बी जो है, ये आपका 2x है। ए बी जो है, ये आपका 2x है। यानी क्या मतलब होगा, यहां से लेके यहां तक की जो लेंथ है, अच्छा ये बाय द वे मैग्नीट्यूड है, यहां से लेके यहां तक की 2x है। तो अगर m इसका मिड पॉइंट है, तो इधर से लेके इधर तक की कितनी होगी,
मैग्नीट्यूड का हाफ कर दो। 2x/2 कितना होता है? x होता है। तो a से लेके m तक आपका x होगा, और m से लेके b तक भी आपका कितना होगा? x होगा। अब देखो, ये चीज अभी हमने किसके साथ की? मैग्नीट्यूड के साथ। फॉर एग्जाम्पल, इसी को मैं एक और तरीके से करवा रहा हूँ यहाँ पे। और इस बार मैग्नीट्यूड के बजाय हम क्या करेंगे? इस बार मैग्नीट्यूड की जगह हम कोऑर्डिनेट्स लेंगे। चलो, ए से बी तक आपके हैं दो कॉर्ड्स ले लेते हैं, 4 और 8। अभी हमें वेक्टर दिया हुआ है, वेक्टर ए बी दिया हुआ है, और हमने अब निकालना है कि ए से एम का वेक्टर कितना होगा। ए से एम का वेक्टर कितना होगा? आसान काम है। मिड पॉइंट का क्या मतलब है? डिवाइड बाई टू कर दो। 4/2 कितना होता है? 4/2 आपका 2 होता है। और 8/2 कितना होता है? 8/2 आपका 4 होता है। ये आपके कोऑर्डिनेट्स आ गए, या वेक्टर ऑफ ए एम आ गया। ठीक है। इसी तरह अगर एम से बी निकालना है, यार एम मिड पॉइंट था, तो जो ए एम के हैं वही आपके एम से बी के होंगे। एम से बी के होंगे कितने? सेम चीज है, 2 और 4। तो ये चीज होती है हमारी, दोनों चीजों के साथ हो सकती है। एक ये कि आपका मैग्नीट्यूड दे दे वो टोटल, और फिर आपको उसको डिवाइड करना हो पॉइंट्स के हिसाब से। जो कॉमनली टेस्टेड पॉइंट है वो आपका मिड पॉइंट होता है। तो हम क्या करेंगे यार? मिड पॉइंट में डिवाइड बाई टू कर देंगे। तो ए से एम तक की लेंथ कितनी आ जाएगी? एक्स। और एम से लेके बी तक की लेंथ कितनी आ जाएगी? एक्स। और अगर तुम ए से एम और एम से बी की लेंथ प्लस कर दो, तो एक्स प्लस एक्स कितना बन जाता है? 2x। और ये आपका रिप्रेजेंट कर रहा होता है टोटल। यही चीज कोऑर्डिनेट्स के साथ भी हो सकती है। कोऑर्डिनेट्स के साथ कैसे? हमें ए बी का वेक्टर दिया हुआ है 4 और 8। अच्छा, बाय द वे, ये लाइन वैसे तो आपकी क्या है? हॉरिजॉन्टल है। हॉरिजॉन्टल के हिसाब से ये पॉइंट नहीं बनते हैं इसके, लेकिन अभी सब हम एग्जांपल कर रहे हैं। तो देखो, ए से बी के हमें कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं 4 और 8, या ए से बी का वेक्टर दिया हुआ है 4 और 8। अब अगर हमने ए से एम का वेक्टर निकालना हो, तो कोऑर्डिनेट्स में क्या करेंगे? मिड पॉइंट की बात हो रही है, इसको डिवाइड बाई टू कर दो। 4 को भी डिवाइड बाई टू करो, 8 को भी डिवाइड बाई टू करो। तो 4/2 कितना होता है? 2। 8/2 कितना होता है? 4। और हमें पता है कि अगर एम मिड पॉइंट है, तो जो ए से लेके एम तक का वेक्टर है, वही एम से लेके बी तक का भी वेक्टर होता है। और अगर तुम इसको ए एम को और एम बी को प्लस कर दो, ए एम प्लस एम बी, तो कहाँ पे पहुंच जाएंगे हम? 2 + 2 4, और 4 + 4 8, वापस हम वेक्टर ए बी पे पहुंच जाएंगे। ठीक है। ये बड़ी बेसिक सी एग्जांपल थी। अब जहां पे मुश्किल होती है ना, हम उन क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। चलो, सबसे पहला पार्ट, हमारे पास वेक्टर है ए बी, और एक पॉइंट दिया हुआ है एन। ए एन इज इक्वल टू 3/5 ए बी। देखो, सबसे पहला काम, तुमने जितने भी तुम्हारी अल्फाबेट्स में टर्म्स हैं, अल्फाबेट में एक टर्म ये है ना ए बी, और एक टर्म है ए एन, इन दोनों को एक साइड पे ले आओ। कैसे? ये ए बी इधर 3 के साथ क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई। इधर आके क्या होगा? डिवाइड। तो ये आपका हो जाएगा ए एन ओवर ए बी। और ये किसके इक्वल है? 3 और 5 के। अब देखो, पहला काम हमारा क्या है? जितनी भी अल्फाबेट वाली टर्म्स है, मैं वेरिएबल नहीं बोल रहा, मैं अल्फाबेट वाली टर्म बोल रहा हूँ, यानी ए बी आपका अल्फाबेट है, लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। ए एन आपका अल्फाबेट्स है, लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। ए एन आपकी कौन सी लेंथ है? यहां से लेके यहां तक की। और ए बी आपकी कौन सी लेंथ है? यहां से लेके यहां तक की। सबसे पहला काम क्या किया हमने? हम सारी टर्म्स को एक जगह पे ले आए, और न्यूमेरिकल वैल्यूज को एक जगह पे ले आए। अब देखो, ए एन किसके बराबर है? ए एन 3 के बराबर है। यानी यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक 3 पार्ट्स है। ठीक है। और नीचे ए बी किसके बराबर है? 5 के। यानी ए से लेके बी तक ये आपका 5 है। अब बात ही आती है, आपका ए बी 5 के बराबर है, ए एन 3 के बराबर है। तो एन से बी कितना होगा? यार टोटल ये 5 था, 5 में से 3 पार्ट्स हटा दो। 5 में से 3 पार्ट हटा दोगे तो कितने बच जाएंगे? 2 पार्ट्स। अच्छा, ये थोड़ा अनरियलिस्टिक लग रहा है, मैं एन की ना जगह चेंज कर लेता हूँ। एन को थोड़ा आगे ले आता है, 1 मिनट रुको।
ताकि 3 और 5 पार्ट्स हमें फेयरली दिखे। ये n है, ठीक है। और ए से एन जो थे आपके 3 पार्ट्स के थे, और एन से बी जो है ये आपके 2 पार्ट्स के। तो ये चीज होती है। देखो ये हमने क्या किया, सिंपली रेशो का काम किया, इसमें वेक्टर्स का कुछ भी नहीं है। उससे हमें बोला ए एन की जो लेंथ है वो आपकी बराबर है 3/5 ए बी के। सबसे पहले जो आपके अल्फाबेट्स हैं, जो आपकी लेंथ है, उन्हें एक जगह पे ले आओ। तो हम ए बी को यहाँ लाके ए एन से डिवाइड कर दिया, ए एन डिवाइड बाई ए बी। ये आपका किसके इक्वल है, 3/5 के। ऊपर वाली चीज ऊपर वाले के बराबर है, यानी ए एन आपका 3 के बराबर है। तो ए से एन देखा हमने 3 है, और फिर ए से बी देखा हमने 5 है। तो ए से बी अगर 5 है और ए से एन अगर 3 है, तो 5 - 3 कितना होता है, 5 - 3 2 होता है। ये आपकी एन से लेके बी तक की रेशो की वैल्यू आ गई। अभी हमने क्या किया, रेशो को डिवाइड किया। अब अगेन थोड़ा सा एडवांस करते हैं इसको। अगर आपके पास बोले कि ए बी आपका 20 क्यू है, ठीक है, 20 क्यू है। ये टोटल हमें लेंथ बता, हमें वो बता दिया, लेंथ बता दी, अब कोऑर्डिनेट्स बता दिए, कुछ भी बता दिया। अभी हमारे उससे बात नहीं है, हम अब इसको कैसे डिवाइड करेंगे। यार ए भी अगर 20 क्यू के बराबर है, हमेशा ना टोटल वैल्यू को टोटल वैल्यू से डिवाइड कर दो। ये 20 क्यू आपकी एक्चुअल की वैल्यू है ए बी की, और ए बी का टोटल रेशो की टर्म्स में कितना था, ये पढ़ो इधर। ए बी टोटल कितना था, रेशो की टर्म्स में 5 था। तो 20/5, ये आपका आंसर आता है 20/5 का 4 क्यू। अच्छा ये 20 क्यू था यार, 20 नहीं है, ये 20 क्यू है। तो 20 क्यू/5 का आंसर आता है 4 क्यू। अब 4 क्यू को हमने क्या करना है, ये 4 क्यू हमारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 4 क्यू एक रेशो को रिप्रेजेंट कर रहा है। ए एन के पास कितने रेशोज हैं, 3। 3 को मल्टीप्लाई करो 4 क्यू से, तो 3 × 4 क्यू कितना होता है, 12 क्यू। ये हमारे पास आंसर आ गया ए एन का। और एन बी के पास कितने रेशो हैं, एन बी के पास 2 है। इसको भी मल्टीप्लाई करोगे किससे, 4 क्यू से, तो 2 4 जा, आंसर आ जाएगा 8 क्यू। और अगर तुम नोट करो, ए से लेके एन कितना है, 12 है। एन से लेके बी कितना है, 8 है। 12 + 8 कितना होता है, 20। और 20 हमारा क्या था, टोटल था। ठीक है, एक और करते हैं एग्जाम्पल, और उसके बाद फिर हम आगे टॉपिक पे चलते हैं। हमारे पास एक लाइन दी हुई है ए से एन की, ए से बी की, और उस पर एक पॉइंट लाई कर रहा है एन। देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन हमें। ए बी = 3 a n। इधर ए एन को हम पहले तो दूसरी साइड पे लेंगे, ए बी के साथ आपका डिवाइड होगा ए एन = 3। या 3 के नीचे कुछ भी नहीं है तो क्या होगा, 3 के नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 होगा। अब देखो इसको पढ़ो, ए बी किसके बराबर है, 3 के। ए एन किसके बराबर है, 1 के। तो ए बी जो है वो आपका बराबर है टोटल 3 के, और ए एन जो है ये आपका बराबर है 1 के। या मुझे बताओ, अगर ए बी टोटल 3 है, उसमें से ए एन पे एक हिस्सा चला गया, तो एन से बी कितना होगा, 3 - 1 = 2। तो ये 2 होगा। अगेन अगर मैं तुम लोग को यहाँ पे ए बी की एक इंफॉर्मेशन दे दूं कि ए बी जो है आपके पास लेट से 12 p है, तो हमारे पास ए बी की वैल्यू आ गई एक्चुअल, और ए बी का रेशो भी गिवन था 3। तो हम क्या करेंगे, 12p को डिवाइडेड बाय 3 करेंगे, आंसर क्या आएगा, 4p। अब इस 4p का क्या मतलब है, एक रेशो की वैल्यू। ए एन के पास कितने रेशो है, 1। तो 1 × 4p इस ए से एन 4p हो जाएगा। और एन से बी के पास कितने रेशो है, 2। तो 2 × 4p आपका कितना हो जाएगा, 8p। और अगर तुम नोट करो, ए से एन कितना है, 4p है। एन से बी कितना है, 8p है। 8p + 4p आपका कितना होता है, अगेन टोटल आ जाएगा आपके पास 12p। तो ये बेसिकली रेशियो के साथ जो वेक्टर्स मिलके आते हैं ना, ये उसकी कोर प्रैक्टिस है। वेक्टर्स में बेसिकली आपके पास लाइन पे ना कुछ पॉइंट्स होंगे, एक मिड पॉइंट होता है, फिर एक पॉइंट एन होता है, और उसका उसने इस तरह से रेशियो बताया हुआ होता है। तो हमारा जो तरीका होता है वो हम उसको इस तरीके से डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे हमारा कॉन्सेप्ट जो है इक्वल वेक्टर्स का, वो यहाँ पे एंड हो गया। अच्छा, चलो जी, अब इसके क्वेश्चन देखते हैं। देखो, कभी भी किसी वेक्टर का क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, 3 काम करना है तुमने। 3 काम क्या करने हैं, सबसे पहले क्वेश्चन में तुमने ढूंढना है इक्वल वेक्टर्स को। अगर इक्वल वेक्टर दिख रहे हैं मार्क कर लो, और इक्वल वेक्टर की 2 कंडीशंस हैं, अगर वो एक्सेप्ट हो रही हैं, अगर वो ट्रू है,
तो फिर तुम आगे काम करो। कंडीशंस क्या है? इक्वल लेंथ हो और पैरेलल हो, और हम खुद से कुछ अज्यूम नहीं करेंगे कि इक्वल है। फैक्चुअल फैक्चुअल बातों पे चलना है, जो चीज आपकी फैक्ट्स पे है। जैसे रेक्टेंगल की आपकी ऑपोजिट लेंस इक्वल होती है, पैरेललोग्राम या रोम्बस की ऑपोजिट लेंस इक्वल होती है, इस तरह की बातों पे चलना है, या अंटिल आपको क्वेश्चन बता दे कि ये लेंस इक्वल है, तो हम ये बात करते हैं। फिर सबसे पहले हमने इक्वल वेक्टर्स को मार्क कर लेना है, अगर क्वेश्चन में कोई है, अगर नहीं है तो कोई मसला नहीं है। दूसरा काम, हमने लेंस को डिवाइड करना है रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से। अभी जो हमने पीछे काम किया, ये लेंथ को डिवाइड करना कहलाता है रेशोज के हिसाब से। तो अगर तो आपको क्वेश्चन में रेशोज गिवन है, तो आप उन रेशोज को डिवाइड कर लोगे और डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज लिख दोगे। फिर आखिरी में जो भी क्वेश्चन हमने सॉल्व करना है, जो भी पार्ट निकालना है, जो भी वेक्टर ढूंढना है, उसको ढूंढो और एलसीएम वैल्यू लिख दो उसकी। ये थर्ड पॉइंट अभी तुम लोगों को नहीं समझ आएगा, अभी जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब तुम लोग को मतलब बेहतर समझ आएगा। अच्छा, कुछ की पॉइंट्स हैं, ये तुम लोग को याद होने चाहिए। वो ये कि देखो, अगर तो तुम सेम डायरेक्शन में जा रहे हो जो कि एग्जामिनर ने बोली हुई है, जैसे यहाँ पे अगर हम बात करें ए से बी की, तो एग्जामिनर बोल रहा है कि ए बी जो है ना, ए से बी का जो वेक्टर है वो 24 बी के बराबर है। अगर तो मैं इसकी डायरेक्शन में जा रहा हूँ तो ठीक है, लेकिन अगर मैं उल्टी डायरेक्शन में जाऊं, ए बी के बजाय बी ए की डायरेक्शन में जाऊं, तो फिर ये -24 भी हो जाएगा। ये बात मैंने तुम लोग को पहले भी बता दी थी कि एग्जामिनर की विल के अगेंस्ट जा रहे हो तो नेगेटिव का साइन लगा के उस चीज को जस्टिफाई करोगे। पहली चीज ये होती है। दूसरी चीज, जो अभी हमने देखा कि अगर आप राइट मूव हो रहे हो या लेफ्ट मूव हो रहे हो या अपवर्ड मूव हो रहे हो या डाउनवर्ड मूव हो रहे हो, तो इस पे जो हमारे लॉज होते हैं कि राइट पे पॉजिटिव है, अप पे पॉजिटिव है, लेफ्ट और डाउन पे नेगेटिव है, ये सिर्फ और सिर्फ जब अप्लाई होता है जब आपके पास ग्राफ भी हो। अगर तो ग्राफ नहीं है तो ये इस फिर कुछ वेक्टर के क्वेश्चंस में नहीं लगता है। ठीक है। तीसरी चीज, यार वेक्टर्स को तुम लोगों ने ऐसे समझना है कि ये जो तुम्हारी डायग्राम है ना, ये रोड्स हैं, और बीच में जो है ये तुम्हारे घर हैं। तो तुम घरों के ऊपर से चढ़ के नहीं जा सकते। ठीक है। इस समय कोई लॉ नहीं है, फिजिकल वर्ल्ड में भी पॉसिबल नहीं है। घरों के ऊपर से चढ़ के नहीं जाना है, इंसानों की तरह रोड्स पे चल के अपनी डायरेक्शन में जाना है। तो ये 3 पॉइंट्स हैं जो तुम लोग को याद होने चाहिए। अब इसका क्वेश्चन देखो। इस क्वेश्चन में तुम लोग की मोस्टली जो प्रॉब्लम्स है वेक्टर के, वो इंशाल्लाह सॉल्व हो जाएंगे। क्वेश्चन में हमें देखो एक डायग्राम दी हुई है, और हमें कह रहा है इसकी थ्योरी पढ़ो। ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। आपका ए बी सी डी जो है वो एक पैरेललोग्राम है। ए बी सी डी पैरेललोग्राम है, यानी ऑपोजिट लेंस इक्वल एंड पैरेलल होंगी। एम इज द मिड पॉइंट। एम का है, एम ये रहा, एम इज द मिड पॉइंट ऑफ डी सी, एंड n is the point such that BC is equals to 4BN। ये रेशो की बात हो रही है। कुछ नहीं करो, स्टेप बाय स्टेप चलो आगे। हमें कुछ पार्ट्स दिए हुए, 6 पार्ट्स दिए हुए। 6 पार्ट्स को सॉल्व करने से पहले हम अपना सीक्वेंस लगाएंगे क्या? मार्क इक्वल वेक्टर्स। यार इक्वल वेक्टर्स की बात हो रही है। अच्छा, 1 मिनट रुकना, मैं अपने मार्कर्स छोटे कर लूँ, क्योंकि इसमें चीज़ें लिखने वाली बहुत है। चलो, हमारे यहाँ जो ए से लेके बी तक की लेंथ है, ये किसकी इक्वल होगी? ये डी से लेके सी के इक्वल होगी, इक्वल एंड पैरेलल होगी। तो अगर ए से लेके बी तक 24 बी है, तो डी से लेके सी तक कितना होगा? ये भी आपका 24 बी होगा। लाइकवाइज, जो आपकी ए से लेके डी तक की लेंथ है, ये इक्वल एंड पैरेलल होगी इसके लेंथ बी सी के। तो अगर हमारी ए से लेके डी तक 16 ए है, तो आपकी बी से लेके सी तक की भी कितनी होगी? 16 है। तुम लोग देखो, नोट करो, मैंने एरो सेम लगाए हैं। जो ए बी पे एरो है वही, ओ सॉरी, जो ए डी पे एरो है वही बी सी पे एरो है। जो ए बी पे एरो है वही हमारा डी सी पे एरो है। तो एरो की सेम लगनी है, वैल्यू सेम लगनी है, इक्वल वेक्टर मार्क कर लिए। अब हमने काम करना है, अब हमने काम करना है रेशोज का। रेशो हमें क्या कह रहा है? एम इज द मिड पॉइंट ऑफ डी सी। सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। डी से लेके सी तक की जो लेंथ है उसका मिड पॉइंट है एम, यानी डिवाइड बाय 2। तो अगर हम बात करें यहां से लेके यहां तक की, डी से लेके एम तक की, डी से लेके एम तक अगर जाना है तो क्या करेंगे? टोटल लेंथ कितनी है हमारी? 24 बी। 24 बी डिवाइड बाई 2 कितना होता है? 24 बी डिवाइड बाई 2, इसको लिख के कर लेते हैं, मसले की बात नहीं है।
24b डिवाइड बाई 2, आपका आंसर आता है 12b। यानी ये जो है डी से लेके एम की, ये आपकी 12b। लाइकवाइज एम से लेके सी तक ये कितनी होगी? इसको हम पहले बोलेंगे एम से लेके सी तक का वेक्टर जो है वो भी 24b डिवाइडेड बाई 2, और इसका आंसर भी आएगा 12b। जो लेंथ डी से लेके एम तक की है वही लेंथ एम से लेके सी तक की है, क्योंकि एम आपका मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट में हमेशा डिवाइड बाई 2 करते हैं, जो भी चीज गिवन हो, भले वेक्टर के पॉइंट्स गिवन हो, भले लेंथ गिवन हो, कुछ भी गिवन हो, तो हम लोग ने डिवाइड बाई 2 कर देना है। ये हमने डिवाइड कर लिया डी और सी को दो लेंथ्स में, कौन सी? डी एम और एम सी में। अच्छा, आगे आ जाओ। n इज द पॉइंट सच दैट बी सी इज इक्वल टू 4bn, ये रेशो है। बी सी बराबर है 4bn के, इससे तो हम करते ही नहीं है। हम क्या करेंगे, हम लेंस को एक जगह पे लेंगे, बी एन इधर 4 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर बी सी के साथ आके डिवाइड होगा। तो ये आपका हो जाएगा बी सी ओवर बी एन इज इक्वल टू 4, और नीचे कुछ भी नहीं है तो क्या होता है, 1 होता है। अब इसका ये मतलब है कि बी से लेके एन तक की जो लेंथ है, बी से लेके एन तक की जो लेंथ है वो 1 के बराबर है, रेशो की टर्म्स है। और बी से लेके सी तक की जो लेंथ है वो रेशो की टर्म्स है किसके बराबर है, 4 के। तो बी एन क्या है? बी एन ये रहा, बी एन ये रहा, ये आपकी लेंथ है 1 के बराबर। और इसी तरह हमें क्या दिया हुआ है, बी सी, बी सी की लेंथ किसके बराबर रेशो की टर्म्स में, 4 के। तो ऊपर से लेके नीचे तक रेशो की टर्म्स में ये 4 है। अच्छा मुझे एक चीज बताओ यार, टोटल बी से लेके सी तक का 4 है, बी से लेके एन तक का 1 है। तो एन से लेके सी तक का कितना होगा, 4 - 1 कर दो, 4 - 1 कितना होता है, 3। तो एन से लेके सी तक जो आपका रेशो होगा वो 3 होगा। अच्छा, सिर्फ रेशो की आइडेंटिफाई हमारा काम नहीं है, हम लेंथ को भी डिवाइड करेंगे। बी से लेके सी तक की लेंथ कितनी निकाली थी हमने, 16a। 16a बी सी की एक्चुअल लेंथ है, और बी सी का रेशो कितना है, 4। तो हम क्या करेंगे, हम 16a को डिवाइड कर देंगे 4 से। 16a डिवाइड बाई 4 इज 4a। ये 4a क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 4a हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है सिंगल रेशो को। अच्छा जी, तो बी से लेके एन तक के पास कितने रेशो हैं, 1। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 4a, ये आपका 4a ही रहेगा। ठीक है। इसी तरह एन से लेके सी तक के पास आपके कितने रेशो हैं, 3। तो 4a मल्टीप्लाई बाय 3 कितना होता है, 4a मल्टीप्लाई बाय 3, ये आपका 12a होता है। तो आपकी यहां से लेके यहां तक की लेंथ जो होगी वो आपकी होगी 12a, और यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लेंथ होगी 4a। अच्छा, इसको साथ साथ लिखते भी रहना, ये आपकी बी एन की लेंथ आई है। ठीक है। और ये जो आपकी नीचे वाली लेंथ है ये आपकी एन से लेके सी तक की लेंथ आई है। एरो की मैंने कैसे लगाई है यार, हमारी जो बड़ी वाली लेंथ थी वो हमारी किसकी उसमें थी, बी से सी की डायरेक्शन में थी। तो बी से एन की डायरेक्शन भी सेम होगी, और एन से लेके सी की डायरेक्शन भी सेम होगी। ये हमने शुरू के दो काम कर लिए जो हमें हर क्वेश्चन में करना है। पहला ये कि मार्क इक्वल वेक्टर कर लो। उसके बाद क्या करना है कि हमने लेंथ को रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से डिवाइड कर लेना है। अब हमने कुछ नहीं करना, अब हमने डायरेक्टली पार्ट देखना है और उनका आंसर लिखना है। चलो, पार्ट 1 में ए से सी जाना है। ए से सी जाने का मतलब है पॉइंट ए ये रहा, पॉइंट सी ये रहा। अब देखो रास्ते बहुत है, किसी भी रास्ते से जा सकते हो, आंसर सेम आएगा, बस घरों के ऊपर से नहीं चढ़ना है। तो एक रास्ता मेरे पास ये है, मैं ए से डी जाऊं और डी से सी जाऊं। तो अगर हमने ए सी निकालना है तो हम ये बोलेंगे कि ए से डी जाओ, उसमें प्लस कर दो डी से सी की लेंथ। तो ए से डी कितना है, 16a है। जो डायरेक्शन एग्जामिनर ने बताई है हम उसी की डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो ये आपका आएगा ए डी का 16a। और फिर डी से सी की लेंथ कितनी है, 24b। जो लेंथ हमें एग्जामिनर ने बताई है हम उसी उसमें जा रहे हैं, उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो 16a प्लस 24b, ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो गया। ठीक है। अच्छा, ये क्योंकि आपकी एग्जैक्ट वैल्यूज थी तो हम इसको और कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अगर फ्रैक्शन होता तो फिर ये आपका थर्ड वाला पार्ट लगता है। थर्ड वाला पार्ट क्या है, राइट द लेंथ एंड टेक एलसीएम। एलसीएम लेके लिखना होता है, फ्रैक्शन में होता है एलसीएम, इस तरह तो हम कुछ नहीं कर सकते। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अच्छा यार, एक काम करते हैं, ये ना राइटिंग बड़ी पतली हो गई है, इसको थोड़ा सा मोटा कर लेते हैं ताकि दिखने में सही लगे।
मार्कर्स की लेंथ को एक्चुअल लेंथ में ले आते हैं। हाँ, चलो जी। सेकंड पार्ट में हमें कह रहा है डी से बी। डी से बी जाना है, तो डी ये रहा, बी ये रहा। अब डी से पहले सी जाओगे और फिर सी से बी जाओगे। तो डी से बी जाने के लिए आपको पहले डी टू सी जाना है और फिर सी टू बी जाना है। अब डी टू सी की लेंथ, डी टू सी की लेंथ देखो हमारी उसी डायरेक्शन में जा रही है और कितनी है, 24 बी। तो डी सी की है 24 बी प्लस। अब हमें सी से बी जाना है, लेकिन जो हमारे एग्जामिनर ने बोला है वो हमें बी सी की लेंथ बताइए। बी सी की लेंथ पॉजिटिव 16 ए है। हम एग्जामिनर की विल के अगेंस्ट जा रहे हैं, तो पॉजिटिव को हम क्या लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे -16 ए। ये चीज होती है हमारी। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 24b-16 ए। ठीक है, आगे पार्ट पे आ जाओ। ए से एम जाना है, पॉइंट ए ये रहा, ठीक है, पॉइंट एम ये रहा। अब सबसे शॉर्टेस्ट रूट जो मुझे लग रहा है वो यहाँ से इधर और यहाँ से इधर। तो ए से पहले हमें डी जाना पड़ेगा और फिर डी से हमें एम जाना पड़ेगा। तो ए से डी प्लस डी से एम। अच्छा जी, अब हमने जाना है ए टू एम। और ए टू एम जाने के लिए हमने पहले ए से डी जाना पड़ेगा और डी से एम जाना पड़ेगा। तो ए से डी की लेंथ कितनी है, 16 ए, और हम एग्जामिनर की डायरेक्शन के हिसाब से जा रहे हैं, तो कितना है, 16 ए। और डी से एम जाने की लेंथ अभी हमने कितनी निकाली थी, ये रही, 12 बी। और हम उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं, देखो एरो की उसी की है ना, और हमने डी से एम ही जाना है। सेम एरो की पे पॉजिटिव ही साइन आएगा, तो कितना है, 12 बी। 16 ए प्लस 12 बी। अच्छा, तुम लोग चाहो तो इसको फैक्टराइज कर सकते हो, यानी कॉमन ले सकते हो इसमें, लेकिन वो कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, लेना चाहो तो ले सकते हो, कोई रोक टोक नहीं है। फिर पार्ट 4 में हमें कह रहा है ए टू एन। ए पॉइंट ये रहा, एन पॉइंट ये रहा। ए टू एन जाने के लिए पहले ए से बी जाना पड़ेगा और फिर बी टू एन जाना पड़ेगा। तो अगर हमने ए टू एन जाना है, तो पहले आपको ए टू बी जाना है और फिर ए टू एन जाना है। चलो, ए से बी की लेंथ कितनी है, ए से बी की लेंथ आपके पास 24 बी है, प्लस ए से एन की लेंथ कितनी है, ए से एन की लेंथ अभी हमने निकाली थी, देखो ये रही। सॉरी, ए से एन की नहीं, बी से एन की। बी से एन की कितनी है, 4 ए। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आ जाएगा बी एन का 4 ए। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है। अच्छा जी, अब फिफ्थ पार्ट में हमें कह रहा है वेक्टर ऑफ एन ए। एन से ए पे जाना है, तो पॉइंट एन आपका ये रहा, पॉइंट ए आपका ये रहा। अब हम चाहें तो ये लॉन्ग रूट ले सकते हैं, एन से पहले सी आए, सी से हम डी जाएं और फिर डी से हम ए आए। लेकिन एक शॉर्ट रूट भी है कि हम एन से पहले बी पे आए और फिर बी से हम ए पे चले जाएं, तो इस तरह हम एन से ए पे चले जाएंगे। तो शॉर्ट रूट लेते हैं हम लोग, हमेशा शॉर्ट रूट लेने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हमने एन ए को अगर जाना है, तो एन से पहले बी जाना पड़ेगा और फिर हमने बी से ए पे जाना पड़ेगा। ठीक है। अब एन बी की लेंथ कितनी है, एन बी की लेंथ हमने निकाली थी 4 ए। लेकिन ये किसकी थी, ये बी एन की थी, यानी एरो की हमारी यूं थी। अब हमने एरो की अगेंस्ट जाना है, तो ये +4 ए को हम क्या लिख सकते हैं, -4 ए। तो ये आपका हो जाएगा -4 ए प्लस। अब हमें चाहिए बी ए। हमारे पास ए बी की लेंथ गिवन थी 24 बी। हम क्योंकि डायरेक्शन के अगेंस्ट जा रहे हैं, तो अब क्या लिखेंगे हम इसकी जगह, -24 बी। तो ये हमारा हो जाएगा -24 बी। तो इन शॉर्ट ये आपका हो जाएगा -4 ए, -24 बी। अगर चाहो तो इसमें कॉमन ले सकते हो, कोई मसला नहीं है। ठीक है, सिक्स पार्ट पे आ जाओ। एम से एन जाना है, एम टू एन। एम ये रहा आपका पॉइंट, एन आपका पॉइंट, एन ये रहा। एम से पहले सी जाना पड़ेगा और फिर सी से हमें एन जाना पड़ेगा, या हम लोग एम से पहले डी जा सकते हैं, डी से ए जा सकते हैं, ए से बी और फिर बी से एन। बहुत लंबा रूट है, छोटा रूट लेंगे, पहले एम से सी और फिर सी से एन। चलो, एम एन जाने के लिए एम से सी जाना है पहले और फिर हमने सी से एन जाना है। तो एम से सी की लेंथ हमारे पास कितनी गिवन है, एम से सी की लेंथ हमारे पास गिवन है
अभी हमने निकाली थी 12b, ये वाली। देखोगे एक मिनट, टोटल थी हमारे पास 24b, और क्योंकि m मिड पॉइंट था लाइन डी सी का, तो डी एम से लेके सी तक की लाइन कितनी निकाली हुई है, 12b। और हम सेम उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं जो कि एग्जामिनर ने दी हुई है। तो ये आपकी हो जाएगी 12b प्लस, अब सी से एन, सी से एन की लेंथ हमने निकाली है कितनी, 12a। लेकिन एग्जामिनर ने जो हमें लेंथ दी है वो एन सी की दी है। हम क्योंकि एरो की हमारी यू बनी हुई है और हमने यूं जाना है, तो +12a की जगह हम क्या लिखेंगे, -12a। तो ये हमारी सी एन की लेंथ आ जाएगी -12a। ब्रैकेट को ओपन कर लो, 12b -12a। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। लास्ट पार्ट देख लेते हैं। लास्ट पार्ट है एन से एम जाना है। तो अभी एम से एन आए हैं, अब एन से एम जाना है। एन से एम जाने के लिए देखो, एन से पहले आ जाओ सी पे, और फिर सी से चले जाओ एम पे। तो अगर एन से एम जाना है तो एन से पहले सी और फिर सी से एम। तो एन से सी प्लस सी से एम। एन से सी जो थी आपकी लेंथ थी 12a, ठीक है, अभी हमने इससे बात कर ली थी। और सी से एम जो लेंथ थी आपकी वो थी 12b। लेकिन क्योंकि हम उसकी डायरेक्शन में उल्टा जा रहे हैं, तो ये नेगेटिव का होगा। एक दफा इसको देख भी लो, एन सी और सी एम है। एन से सी आओगे पहले, तो वो कितनी दी हुई है, 12a, और हम उसी सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। उसके बाद सी से एम जाओगे तो ये कितनी है, 12b। लेकिन क्योंकि डायरेक्शन ये दी हुई है और हमने यूं जाना है, तो +12b की जगह हम क्या लिखेंगे, -12b। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 12a माइनस 12b। अगर तुम नोट करो, एम से एन गए तो 12b पॉजिटिव था और 12a नेगेटिव था। और जब हम एन से एम गए तो 12a पॉजिटिव हो गया और 12b नेगेटिव हो गया। साइन फ्लिप हो गए क्योंकि हम एक उल्टी डायरेक्शन में गए, जो कि हमने पहले निकाली हुई थी। ठीक है। तो ये एक टिपिकल वेक्टर का क्वेश्चन है, जिसमें आपकी इक्वल एंड पैरेलल वेक्टर भी आई। ठीक है, उसके बाद आपका रेशो भी आया, और फिर हमने डिफरेंट डिफरेंट वेक्टर्स भी निकाले। तो इस तरह का वेक्टर का क्वेश्चन होता है। ठीक है।